प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने की दी गारंटी। कहा, जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत बनाने के लिए है 2024 का चुनाव। दिल्ली में इंडी गठबंधन की रैली में जुटे विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे समेत कई दलों के नेता हुए शामिल। केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नियों ने भी जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष की रैली पर भाजपा का पलटवार, बताया परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली। कहा, अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छिपाने के लिए रामलीला मैदान में जुटे इंडी गठबंधन वाले। कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने के मुद्दे पर तमिलनाडु में गरमाई सियासत। प्रधानमंत्री विपक्ष पर बरसे। कहा, 5 दशक पहले कांग्रेस ने भारत से अलग कर दिया था मां भारती का एक अंग। कांग्रेस और डीएमके ने कहा, लोकसभा चुनाव के कारण हो रही है राजनीति। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सीकर में किया भव्य रोड शो। उमड़ी लोगों की भारी भीड़। भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर उन्हें भारत रत्न से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने कहा, आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित होते देखना बेहद खास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों पर तमिल भाषा और संस्कृति की अनदेखी का आरोप लगाया है। एक तमिल समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात पर गुस्सा भी है और दर्द भी कि इतनी महान विरासत के साथ अन्याय किया गया। पीएम ने कहा कि कहीं पर डायनासोर का अंडा मिल जाए तो पूरा देश नाचता है और भारत के पास हजारों साल पुरानी दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा है, लेकिन दुनिया को सीना तानकर इसके बारे में नहीं बताया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने मन में तय कर लिया था कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर तमिल बोलेंगे ताकि दुनिया को पता चले कि भारत के पास विश्व की इतनी पुरानी और समृद्ध भाषा है। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से चुनावी हुंकार भरी। 2014 और 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अभियान की शुरुआत मेरठ से ही की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से विपक्षी इंडी गठबंधन वालों को बहुत दर्द हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। विकसित भारत के लिए भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती मेरठ में प्रधानमंत्री ने जनसभा में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने की गारंटी दी। मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं, भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। बीते 10 साल का हिसाब देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि महिलाओं को सुविधा, सुरक्षा, सम्मान मिला है। किसानों और जवानों सहित गरीबों को भी स्वाभिमान मिला है। वहीं असंभव लगने वाले कार्य राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हुआ है। अयोध्या में
रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। और आपने देखा है ब्रज में कान्हा और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही। इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। प्रधानमंत्री ने तीसरे टर्म में भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने, महिलाओं, गरीबों और किसानों की समृद्धि के लिए जनता से सहयोग मांगा। अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं मेरठ की रैली को आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को सराहा। चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री थे, रेडियो का कार्यक्रम चल रहा था, चौधरी साहब ने सुना कि उन्हें पद से हटा दिया गया है, उनसे मंत्रालय ले लिया गया है। गाड़ी सरकारी उनके लिए खड़ी थी, उन्होंने ड्राइवर को कहा मैं सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकता, इस गाड़ी को वापस आप ले जाइए लखनऊ। ऐसी ईमानदारी चौधरी साहब की थी। और आज हम देखते हैं गंभीर आरोप के बाद भी जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी सत्ता के सुख को लोग भोगना चाहते हैं। और विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन की दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली हुई। भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की हुई गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला। विपक्षी दलों के कई बड़े चेहरों की दिल्ली में मौजूदगी के बीच ममता बनर्जी की मंच से गैर मौजूदगी रही। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली के दौरान विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और जमीन घोटाले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी रैली को संबोधित किया। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया। आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं, 140 करोड़ लोगों के सपने का भारत, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भरपेट खाना मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अनपढ़ नहीं होगा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का, हर बीमार को अच्छा इलाज मिलेगा। विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के बैंक खातों का मुद्दा उठाया। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए, बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इंडी गठबंधन को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कही तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी चुनाव में अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद जताई। पहला रैली हम लोगों ने पटना में किया, दूसरा बॉम्बे में किया और तीसरा आज जो है दिल्ली में हो रहा है। और मैं बता दूं, देश के कोने कोने में जहां भी हम लोग जा रहे हैं वहां जनता का साथ, आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं। ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है और आज जब हम लोग इकट्ठे यहां हुए हैं, जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं।
इंडी गठबंधन के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। टीएमसी ने कहा कि वो भी गठबंधन के साथ है। एक नया ऊर्जा हमारे भारत की राजनीति में आज पैदा हुआ, जो यहाँ पे सामने खड़ा है, जो जितवाएगा देश की संविधान को, जनतंत्र को। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की तरफ से मैं कहना चाहती हूं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का पूरा समर्थन, ममता बनर्जी का पूरा समर्थन अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। मैं ये भी दोहराना चाहती हूं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूरी की पूरी तरफ से हम इंडिया अलायंस में शामिल हैं। इंडी गठबंधन की जनसभा में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कई नेताओं ने हिस्सा लिया। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 1974 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा तमिलनाडु के पास स्थित कच्चतीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया था। ये जानकारी आरटीआई के माध्यम से बाहर आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं को जमकर घेरा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं, तो भाजपा हमलावर है। कच्चतीवू द्वीप को लेकर कांग्रेस गंभीर सवालों में घिर गई है। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच स्थित इस द्वीप को लेकर आरटीआई से सामने आई जानकारी के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमला बोल रही है। आरटीआई तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने दाखिल की थी। इसके जवाब से पता चलता है कि 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीमावो भंडारनायके के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत कच्चतीवू द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। माना जाता है कि इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु में लोकसभा अभियान को देखते हुए यह समझौता किया था। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। पीएम ने कहा कि भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना कांग्रेस का 75 सालों से काम करने का तरीका रहा है। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। प्रधानमंत्री ने मेरठ में जनसभा को संबोधित करते हुए इस मामले पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के पाप की सजा देश को चुकानी पड़ी। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं। तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं। इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। कच्चतीवू द्वीप को लेकर पीएम कांग्रेस पर पहले भी सवाल खड़े कर चुके हैं। 10 अगस्त 2023 को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान पीएम ने इस मामले पर कांग्रेस को घेरा था। पीएम ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए थे। उधर आरटीआई से मिली जानकारी के बाद कांग्रेस से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। आरटीआई डालने वाले के अन्नामलाई ने कांग्रेस और डीएमके दोनों को घेरा। A historically important area of Tamil Nadu in which fishermen for thousands of years
had, without any interruption, had fishing rights, was mysteriously seeded away in 1974. Congress, whenever they were in power in India, they had the least interest in securing India's border, territorial integrity and sovereignty. लगातार सवालों के बीच कांग्रेस और डीएमके बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इसे प्रोपगंडा करार दिया, जबकि डीएमके कह रही है कि ये कांग्रेस ने ही किया और कांग्रेस की इसी करने की वजह से जनता ने उन्हें 2014 में सत्ता से हटा दिया। They are all selective pieces of propaganda that they take out without any reference to the context. It is because there are elections going on in Tamil Nadu. All surveys show that the BJP is going to be badly smashed in Tamil Nadu, and not only Tamil Nadu, they are losing their rhetoric and the narrative all over India. It was done in 1974. Much water has flown, but DMK ever since has objected to it. And when BJP has come to power, see, people threw away Congress in 2014 precisely because of this. What have they done? आरटीआई की सहायता से कचतीवु द्वीप को लेकर सार्वजनिक हुए तथ्य कांग्रेस की तत्कालीन सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में इन सवालों पर जवाब देना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जयपुर में संगठन के साथ बैठकें की हैं। राज्य में 2 चरण में लोकसभा चुनाव होगा। अमित शाह ने जयपुर में पार्टी नेताओं की बैठक में 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों दौसा, करौली, धौलपुर, नागौर, चुरू और झुंझुनू में पार्टी की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और अन्य नेता उपस्थित थे। अमित शाह ने सीकर में रोड शो किया। और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में आंधी बारिश से बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। रविवार शाम आए आंधी तूफान की वजह से बहुत से मकान ढह गए। इन घटनाओं में कई लोगों की मौत और घायल होने की भी खबर है। प्रभावित इलाकों में पेड़ उखड़ने की भी सूचना है। घायलों को अस्पतालों में दाखिल कराया जा रहा है। और हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत का रुख करते हैं। प्रसन्नजीत, अभी ताजा स्थिति क्या वहां पर नजर आ रही है और अभी तक जो घायलों की संख्या है वो कहां तक पहुंची है और किस तरह की स्थिति अभी नजर है? देखिए, पहले तो ये बता दूं कि ऐसे बताया जा रहा है, पुष्टि किया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हो चुके हैं इस तूफान के कारण और पेड़ उखड़ जाने से या कई जगह पर मकान गिरने से, और साथ ही साथ करीब 100 के आसपास लोग घायल हैं इसमें, जिन लोगों को आसपास की अस्पतालों में भर्ती कराया गया। लेकिन माने सबसे अजीब बात यह है कि ये जो तस्वीर आप थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे वो एक टॉर्नेडो टाइप का एक तूफान है जो अक्सर बाहर के देशों में दिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये 15 मिनट के तूफान के कारण इस तरह की तबाही मचा दिया गया। और सिर्फ जलपाईगुड़ी की नहीं, इसका असर पास में अलीपुरद्वार जिला में भी कुछ जगह पे दिखने को मिला, लेकिन जलपाईगुड़ी में इसका सबसे ज्यादा असर है। और इस तरह की तबाही के कारण कई लोगों की मकान टूट गए, कई लोग बेघर हो चुके हैं। और जो वहां पे भाजपा की सांसद है और मौजूदा भाजपा की जो उम्मीदवार है, मौजूदा सांसद भी है जयंत राय, उन्होंने अस्पताल में जाके लोगों की इलाज की ये की खबर लिए हैं और उनसे अपनी तरफ से पूरी सहायता की बात किया है। और बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को भी अपील किया जा रहा है कि इन लोगों को कैसे मदद पहुंचाया जाए, एमसीसी को मद्देनजर रखते हुए। जी, तो ऐसे में प्रशासन किस तरह से मुस्तैदी के साथ वहां पर काम करता हुआ नजर आया और मौसम विभाग ने क्या इससे पहले कोई सूचना जारी की थी, कोई एडवाइजरी जारी की थी? नहीं, देखिए, ये जो जिस तरह की लोकलाइज्ड तूफान है इसके बारे में मौसम विभाग वैसे बंगाल में अगर किसी को थोड़ा सा पता है तो इस समय पे एक शांत तूफान का सामना हमें करना पड़ता है। दक्षिण से उत्तर बंगाल तक इसको काल वैशाखी कहते हैं।
जो शाम को आधा घंटा 45 मिनट के लिए पूरे एक जगह को उसमें हम बारिश और तूफान और गरजने की जो सिलसिला है ये चालू है, लेकिन इस तरह की एक टॉर्नेडो टाइप का तूफान इसका कई अंदेशा इनके तो जो मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके पास भी नहीं था, इसीलिए किसी की तरफ से कोई सावधानी नहीं ले पाए किसी ने। अचानक ये आया इस तरह से और पूरा तबाह करके चला गया, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की तरफ से ये भी संकेत दिया गया कि प्रशासन की तरफ से जो भी मदद पहुंचाना है उस मदद को पहुंचाना जरूरी है और उसमें जितना भी हो सके एमसीसी को नजर में रखते हुए मदद पहुंचाया जाए या चिकित्सा जो है सुविधा जो है वो सुविधा पहुंचाया जाए। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी है और साफ तौर पर जैसा कि प्रशासन ने जो कदम उठाए हैं उनसे कहीं ना कहीं लोगों को सहूलियत जरूर पहुंचती हुई नजर आ रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश की आर्थिक प्रगति को सराहा है। जयपुर में विकसित भारत एम्बेसडर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश बहुत जल्द तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है। 10 साल पहले ऐसी स्थिति थी दैट इंडिया वाज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी। हमने कहा था एक अवसर दो, ईमानदार सरकार देंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। आज आपके सामने खड़ा होकर कहता हूं 10 साल ईमानदारी से सरकार चलाई, पाई पाई बचाई और देश की भलाई के लिए लगाई। 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था को जो लड़खड़ा चरमरा रही थी उसको 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया। सदानंद वसंत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डीजी दिनकर गुप्ता की आज सेवानिवृत्ति के बाद सदानंद वसंत दाते ने एनआईए के चीफ के रूप में आज पदभार संभाल लिया है। सदानंद वसंत महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सदानंद वसंत दाते पूर्व में महाराष्ट्र में एटीएस प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। पूर्व में वे सीबीआई में उप महानिरीक्षक और सीआरपीएफ में महानिरीक्षक के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। दाते को नवंबर 2008 में मुंबई पर कायरतापूर्ण हमला करने वाले आतंकवादियों से मुकाबला करने में उनकी भूमिका के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित भी किया जा चुका है। और ईडी ने लॉरेन बिश्नोई गैंग के बदमाश सुरेंद्र उर्फ चीकू की 17.82 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। चीकू लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग की अवैध कमाई को व्यापार और संपत्ति में निवेश करता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया। आडवाणी जी स्वास्थ्य कारणों से राष्ट्रपति भवन नहीं जा सकते थे तो राष्ट्रपति खुद आडवाणी जी के घर पहुंची और उनको देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को रविवार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी के घर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इस दौरान लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आडवाणी के परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित होते देखना बहुत खास था। यह सम्मान हमारे देश की प्रगति में उनके स्थायी योगदान की मान्यता है। सार्वजनिक सेवा के प्रति उनका समर्पण और आधुनिक भारत को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने हमारे इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले कई दशकों में मुझे उनके साथ बहुत करीब से काम करने का मौका मिला। आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने को गृह मंत्री अमित शाह ने गौरवशाली पल बताया। उन्होंने लिखा, आज इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होने पर हर्षित भी हूं और भावुक भी। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना हम सभी के लिए एक गौरवशाली पल है। आडवाणी जी निस्वार्थ भाव से जीवन पर्यंत देश हित के कार्यों और सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित रहे। त्याग, तप और समर्पण से परिपूर्ण उनका जीवन
करोड़ों लोगों को शक्ति और प्रेरणा देने का अक्षय स्रोत है। आडवाणी को यह पुरस्कार उनके आवास पर दिया गया। स्वास्थ्य कारणों से वे राष्ट्रपति भवन खुद नहीं पहुंच सके थे। उन्हें सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति भवन ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अपने दृष्टिकोण के साथ उन्होंने पूरे देश में दशकों तक कड़ी मेहनत की और सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव लेकर आए। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी और उनके पुत्र जयंत आडवाणी ने खुशी जताई। वास्तव में बहुत गौरव का पल है और दादा का जीवन, उनकी जीवन यात्रा देखते हुए मुझे लगता है ये इस पड़ाव पर उनको मिलना बहुत, हम परिवार वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। दादा ने अपना सर्वोच्च जीवन देश सेवा में लगाया, तो इस तरह से उनका सम्मान मिलना उनको, मुझे बहुत खुशी। ये एक परिवार के लिए प्रसन्नता का प्रसंग है और हम सब आज बहुत ही निश्चित रूप से प्रसन्न हैं। आज हम सबको बहुत प्रसन्नता है कि उम्र के इस पड़ाव पर जब वो पहुंचे हैं तो उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार का, श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि आडवाणी जी के योगदान को आज भारत सरकार ने सराहा है। इससे पहले शनिवार को राष्ट्रपति भवन में 4 शख्सियतों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये 4 शख्सियत पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।